स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो सियासी गलियारों से आ रही है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 12 सीटों पर वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को राजस्थान की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर के साथ अलवर, भरतपुर और इसके साथ धौलपुर और बताते चले करौली, दौसा, नागौर में वोटिंग होगी। पहले चरण में करीब 2 करोड़ वोटर्स जो हैं वोट डालेंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 48 घंटे पहले बताते चले चुनाव प्रचार जो है वो थम जाता है। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई और इसी के साथ अगले 48 घंटे जो है जब तक पहले चरण का वोटिंग जो है वो नहीं हो जाती है, किसी भी तरीके के चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। बॉर्डर्स जो हैं वो सील कर दिए जाएंगे और जितने भी स्टार प्रचारक और दूसरे राज्यों से आए लोग हैं उनको राजस्थान की सीमा से बाहर जाना होगा। 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है और तमाम तरीके की पाबंदियां इसी के साथ लग चुकी है जैसे ही पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थमा है। बताते चले किसी भी तरीके से रैली और इसके साथ साथ रोड शो अब जो है पार्टियां नहीं कर पाएंगी। सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर जो है जो प्रत्याशी हैं वो जा सकेंगे लोगों से वोट की अपील करने के लिए और इसके अलावा किसी भी तरीके से, किसी भी रूप से, अन्य कोई तरीके से चुनाव प्रचार जो है राजनीतिक पार्टियां जब तक पहले चरण का मतदान नहीं हो जाता है नहीं कर पाएंगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर में जो है वोटिंग होनी है पहले चरण में। उसी के साथ साथ मुकाबला जो है वो दिलचस्प देखने को मिलेगा। 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है और इसी के साथ पहले चरण के चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी है। अब सिर्फ जो मतदाता के पास जाकर के जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर जाकर के चुनाव प्रचार कर पाएंगे। उन्नीस अप्रैल को प्रदेश में 12 सीटों पर मतदान होने जा रहा है जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां दम दिखा रही। ऐसा माना जा रहा है कि पहले चरण में होने वाले मतदान में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा। विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले कांग्रेस को बड़े चेहरों से कमाल की उम्मीद है। पहले चरण की चुनावी जंग, कांग्रेस को बड़े चेहरों से आस। कई सीटों पर चौंका सकती है कांग्रेस। राजस्थान की 25 में से 12 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव खत्म हो जाएगा। इन सीटों पर मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होगा। पिछले चुनाव में ये सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है। ये चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी छोड़ इंडिया गठबंधन का हाथ थामने वाले नेता भी कमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस को अपने दिग्गजों से तो आस है कि जानकारों की माने तो कांग्रेस जिन सीटों पर चौंका सकती है उनमें दौसा, नागौर, चूरू और झुंझुनू सीट शामिल है। सबसे पहले बात नागौर सीट की, जहां नागौर कांग्रेस ने रालोपा से गठबंधन किया है। यहाँ हनुमान बेनीवाल बीजेपी की ज्योति मिर्धा को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस को यह सीट जीतने की उम्मीद है। दूसरी सीट है चूरू। इस सीट पर कांग्रेस ने राहुल कस्बा को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया के साथ है। बीजेपी ने राहुल कस्बा का टिकट काट दिया था, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस की इस कोशिश में कि राहुल कस्बा और राजेंद्र राठौर के बीच विधानसभा चुनाव में हार के चलते जो मतभेद हुए उसे लोकसभा चुनाव तक लेकर जाएं। अब बात दौसा की। यहाँ बीजेपी ने 4 बार के विधायक रहे कन्हैया लाल मीणा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को कमान सौंपी है।
मुरारी लाल सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं। सचिन पायलट का साथ देने से गुर्जरों के वोटों का लाभ मुरारी लाल को मिल सकता है, जबकि कन्हैया लाल की छवि विवादों से दूर रहने वाले साधारण व्यक्ति की। ऐसे में दोनों के बीच करीबी मुकाबला दिखाई दे रहा है। झुंझुनू में कांग्रेस ने जाटों के बड़े परिवार से विजेंद्र ओला को उतारा है। ऐसे में यह सीट मुकाबले में आ गई है। ओला गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी का कद उतना बड़ा नहीं है। कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर बता रही है। बहरहाल ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को अच्छा होने की उम्मीद है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो समीकरण बने थे उनमें कुछ बदलाव होता है या फिर कांग्रेस को फिर से निराशा हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान में पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम चुका है। 12 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी कुछ सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। प्रचार का थमा शोर, अब सिर्फ घर घर जनसंपर्क पर जोर। पहले चरण की 12 सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। पहले फेज की 12 सीटों पर इस बार का चुनाव काफी रोचक है। किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे इलाकों में महिला उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने एक ही तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहले 5 बार के सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटा और फिर मेघवालों के साथ अरोड़ वंश के मतदाताओं को भी साथ लिया। प्रियंका बैलान का ससुराल अरोड़ वंश समुदाय में है। प्रियंका की सौम्य छवि से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा श्रीगंगानगर के जिला प्रमुख है। 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ज्योति मिर्धा लोकसभा के 2 और विधानसभा के 1 चुनाव हार चुकी है। लगातार 3 हार के बावजूद इस बार ज्योति को जीत की उम्मीद है। पढ़े लिखे वर्ग में ज्योति खासी लोकप्रिय है। हनुमान बेनीवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी होने के कारण बेनीवाल को कांग्रेस के वोट बैंक का भी सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा नागौर में उनकी सक्रियता का लाभ भी उन्हें मिलता रहा है। नागौर में नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। चूरू, देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कसवा। चूरू में बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया पर दांव खेला है। देवेंद्र खेल के पुराने लेकिन राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के राहुल कसवा से है। राहुल कसवा के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है, तो चूरू में राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। अलवर, भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव। भूपेंद्र पीएम मोदी के नजदीकी मंत्रियों में शुमार है। राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने इलाके में काफी काम भी कराए हैं। भूपेंद्र यादव के लिए अमित शाह बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। अलवर में ईआरसीपी और यमुना का पानी लाने की अमित शाह गारंटी देकर गए हैं। बीजेपी अलवर में एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस को भीतर घात का डर सता रहा है। बीएसपी उम्मीदवार फजल हुसैन ने भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। ललित यादव वर्तमान में मुंडावर से विधायक हैं। फिलहाल बीजेपी मोदी लहर के दम पर जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। सीकर, स्वामी सुमेधानंद वर्सेस कॉमरेड अमराराम। बीजेपी के स्वामी तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो अमराराम 7वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अमराराम 4 बार के विधायक हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने इस सीट माकपा को दी है। बीजेपी अपने मजबूत संगठन मोदी लहर राम मंदिर निर्माण के दम पर फिर जीत के दावे कर रही है, तो अमराराम किसानों की समस्याओं पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। झुंझुनू, शुभकरण चौधरी वर्सेस ब्रिजेंद्र ओला। झुंझुनू लोकसभा भी उन सीटों में शामिल है जहां कांग्रेस और बीजेपी में अच्छी टक्कर होगी। बीजेपी से शुभकरण चौधरी और कांग्रेस से विधायक ब्रिजेंद्र ओला मैदान में है। ओला और चौधरी के जरिए दोनों बड़ी पार्टियों ने सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। कांग्रेस का प्रदर्शन भी ब्रिजेंद्र ओला का उत्साह बढ़ा रहा है। दोनों प्रत्याशियों ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमाया था। झुंझुनू विधानसभा सीट से ओला जीत गए और शुभकरण चौधरी उदयपुर वाटी से हार गए थे।
एक और मोदी सरकार की उपलब्धियां तो दूसरी तरफ रामलला का आशीर्वाद। बीजेपी को यकीन है कि जब मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वोट करेंगे तब वो इन्हीं मुद्दों के आधार पर कमल के निशान पर बटन जरूर दबाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी भी कुछ सीटों पर कांटे के मुकाबले की उम्मीद कर रही है, पर बीजेपी के कुशल चुनावी प्रबंधन के आगे उनकी दाल कितनी गलेगी ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चुनावी तैयारियां और उसके मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वरिष्ठ नेता और हर रोज बदलते राजनीतिक हालात का आकलन कर रणनीति बनाते हैं। तो जयपुर में हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पहुंचे और जाना कि पार्टी कैसे जीत की तैयारी करती है। इस वक्त बीजेपी के चुनाव प्रबंधन विभाग में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जिन जिन नेताओं को जिम्मेदारियां दी हुई हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सभी लोकसभा सीटों की यहां पर जानकारी रहती है, पल पल की अपडेट यहां पर आती है, कौन सी सीट पर किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है, इसका जिम्मा इन नेताओं के कंधों पर है, जो जरूरत के हिसाब से नेताओं को दिशा निर्देश देते हैं और पार्टी कार्यालय की जो जिम्मेदारी होती है उसकी ओर से सारी चीजों को दुरुस्त किया जाता है। मेरे साथ में ओंकार सिंह लखावत है, जिनको बड़ा तजुर्बा है चुनाव लड़ाने का, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और कई चुनाव इन्होंने लड़वाए भी हैं बहुत सारे नेताओं को। क्या लगता है ओंकार सिंह जी, चुनाव प्रचार तो थम गया, अब क्या लगता है जब वोट पड़ेंगे परसों यानी कि शुक्रवार को, तब बीजेपी की स्थिति क्या रहने वाली है? जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके पहले से हमारी चुनाव की पूरी तैयारियां हैं। हर काम के लिए हमारे पास कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए हमारे पास में काम है। इसलिए विभिन्न प्रकार के जितने भी चुनाव से जुड़े हुए विषय हैं उन सारे विषय के ऊपर हमारे कार्यकर्ता सन्नद्ध हैं। हमने समयबद्ध रूप से कार्य की योजना बनाई है और नीचे शक्ति बूथ से लेकर के कार्यकर्ता से लेकर के हमारे केंद्रीय नेता तक सबसे हमारा जीवित संपर्क है, उनके कार्यक्रम हैं और नीचे तक कार्यक्रमों की रचना की हुई है। हर कार्यकर्ता काम कर रहा है, हर हमारा नेता काम में लगा हुआ है और इस सारा का नियोजन करने के लिए विभिन्न विभाग हैं, वो अपना अपना काम। अब जब वोट पड़ेंगे उस दिन आपके इस डिपार्टमेंट का क्या काम रहने वाला है? देखिए, हमारा ये कहना है कि मतदान केंद्र से लेकर मतदाता से लेकर शक्ति केंद्र तक हमारे जो कार्यकर्ता है उन सबसे हमारा संपर्क है। कुशलता से समय पर जाकर मतदाताओं का मतदान हो जाए, किसी मतदाता को असुविधा न हो, हमारा कोई भी मतदाता मतदान करने से न रुके, इस बात का प्रयास करना सतत हमारी टीम है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के, कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं करता, सारी टीम छोटे छोटे काम को बांट रखा है हमने। कोई एविएशन को देखता है, तो कोई नेताओं के कार्यक्रम को देखता है, तीसरा कोई आम सभाओं को देखता है, चौथा रोड शो को देखता है, कार्यकर्ताओं की बैठकों को देखते हैं। सब प्रकार के जितने चुनाव में काम हो सकते अपने आप में शास्त्र है साहब। तो इस चुनाव को लड़ाने के लिए एक पूरा का पूरा शास्त्र है और उस शास्त्र के अनुसार सारा काम होता है। सारा प्रतिबद्ध हमारे संगठन के नेता हैं। स्टेपी चौहान, आप लोगों के जिम्मे क्या है और क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इस चुनाव में भी ठीक वैसे नतीजे आएंगे जो 2014 और 2019 में आए थे? निश्चित रूप से जिस तरीके से 2014 और 19 में नतीजा है उससे बेहतर नतीजे इस बार के चुनाव में आने वाले हैं, क्योंकि हमारा चुनाव मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी 25 के 25 कमल के फूल खिलने वाले हैं हमारे राजस्थान में। तो 25 के 25 कमल के फूल खिलाने के लिए बीजेपी का बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इधर आजादी के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर पहली बार ऐसा मौका होगा जब कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सर्वाधिक वोट हासिल किए थे, लेकिन बीएपी से गठबंधन के चलते कांग्रेस ने इस सीट पर अपने हथियार डाल रखे हैं। रिपोर्ट में आंकड़ा समझिए। राजस्थान का दक्षिणांचल आदिवासी बहुल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला कई मायनों में खास है। पहली बात, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। दूसरी बात, यहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। आजादी के बाद से अभी तक यहां 17 सांसद रहे हैं, जिसमें 12 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं। वहीं एक बार भारतीय लोकदल, एक बार जनता दल और 3 बार बीजेपी के सांसद लोकसभा में गए।
पिछले 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में मजबूत होते हुए भी गठबंधन करते हुए हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस के इस गठबंधन के कदम को राजनीति के जानकार कांग्रेस के लिए खतरा मान रहे हैं। बाप और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर है और कहीं न कहीं कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस लोकसभा सीट से कांग्रेस इस बार गायब है। कारण ये है कि कांग्रेस ने इस बार बाप को समर्थन दिया है और कांग्रेस का बाप को समर्थन देना दूरगामी यदि राजनीति परिदृश्य में देखे तो ये भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत चुनावी मैदान में है, जिनकी सीधी टक्कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय से है। ये बात और है कि गठबंधन से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में गहरी नाराजगी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने सर्वाधिक वोट हासिल किए थे। वहीं 8 सीट में से 5 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीट बीजेपी और 1 सीट पर बीएपी ने जीत हासिल की थी। डूंगरपुर कांग्रेस 69,338 तो वहीं बीजेपी 45,602। बीएपी की बात करें तो 50,285 वोट पाए। सागवाड़ा 46,742 वोट कांग्रेस को मिले तो वहीं बीजेपी के खाते में 75,175 वोट गए। बीएपी की बात करें तो 63,176 वोट मिले। 84 की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 28,120 वोट गए। वहीं बीजेपी के खाते में 41,984 और बीएपी के खाते में 1,11,150। घाटोल की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 88,335 वोट गए। वहीं बीजेपी ने 55,537 वोट कमाए तो बीएपी के खाते में 84,644 वोट मिले। गढ़ी में 72,285 कांग्रेस को, बीजेपी को 87,392, वहीं बीएपी के खाते में 43,525 वोट मिले। वहीं बांसवाड़ा में कांग्रेस को 93,017 तो वहीं बीजेपी को 91,617, वहीं बीएपी को 34,666 वोट मिले। वहीं बागीदौरा में कांग्रेस के खाते में 1,01,742 वोट मिले तो वहीं बीजेपी को 45,140 और बीएपी को 6,387। कुशलगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 97,480 वोट पड़े, बीजेपी के खाते में 87,676 और वहीं 33,758। कुल मिलाकर कांग्रेस को 5,95,000 तो वहीं बीजेपी को 53,123 वोट मिले। वहीं बीएपी के खाते में 4,81,591 वोट गए। अब तक इस सीट पर करीब 17 बार चुनाव हुए हैं और जिसमें 12 बार कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की है। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में थी। इसके बाद भी कांग्रेस को इस बार बाप को समर्थन देना पड़ा है और पूरा घटनाक्रम जो चला है इससे कहीं न कहीं कांग्रेस की फजीयत भी हुई है। और कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है, आम जो कैडर है कांग्रेस का, चाहे वो सामान्य ओबीसी का कांग्रेस का वोटर्स हो या एसटी का वोटर्स हो, तो सियासत के जानकार भले ही कांग्रेस के गठबंधन को उसके भविष्य के लिए खतरा बता रहे हों, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसा कतई नहीं मानते। वे गठबंधन को राजनीति की जरूरत बता रहे हैं। पोस्ट ऑफिस का एक डब्बा, लता मंगेशकर की आवाज और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मजबूती के साथ कांग्रेस अपनी आवाज उठाते रही है। कई बार गठबंधन करने पड़ते हैं राजनीति में, इसको मजबूरी नहीं कहते, जरूरतें हैं राजनीति में। एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को साथ लेने की, एक दूसरे की मदद करने की जरूरतें पड़ती है। कई बार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन किया। बहरहाल आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस बांसवाड़ा और डूंगरपुर के चुनावी समर से गायब है। देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस और बीएपी मिलकर पिछले 2 बार से लगातार जीतने वाली बीजेपी के विजय रथ को रोक पाती है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार के। उधर भीलवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में एसीबी के पूर्व महानिदेशक बीएल सोनी ने शहर में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैंने 35 साल तक देश की सेवा की और बहुत मान सम्मान मिला। लोगों का इस दौरान देखा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ही राष्ट्र के बारे में सोचती है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आमजन के हितों में काम करती है।
इसके कारण सामाजिक सेवा के प्रयोजन से मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। बीएल सोनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। पूर्व महानिदेशक एसीबी के बीएल सोनी भिलवाड़ा पहुंचे हैं। भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगातार जनता यहाँ पे स्वागत कर रही है इनका। हमारे साथ बीएल सोनी आइए बात करेंगे। सोनी साहब बहुत बहुत स्वागत है भिलवाड़ा में। आप महानिदेशक रहे थे गहलोत सरकार में, अब भाजपा ज्वाइन की है, कितना फर्क मान रहे हैं? क्या डिसीजन ऐसे थे कि आपको भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, मैंने 35 साल तक देश की सेवा की और बहुत मान सम्मान मिला लोगों का, और सेवानिवृत्ति के बाद मैंने देखा और सेवानिवृत्ति के दौरान भी मेरा बहुत संपर्क हुआ, तो मैंने देखा कि एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचती है और इसका नेतृत्व ऐसा है जो हमेशा देश के लिए पूरे 24 घंटे 24/7 काम करने के लिए तैयार है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो आम जन के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने एक सामाजिक सेवा के प्रयोजन से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। क्या कांग्रेस वो नीतियां नहीं अपना पाई या कांग्रेस में क्या कमियां रही कि भाजपा की नीतियों ने आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया? आज आप दामोदर जी के लिए प्रचार प्रसार करना है, किस प्रकार से इस पूरी चीजों को देखते हैं? देखिए, मैं पुलिस अधिकारी रहा तो मैं कांग्रेस के समय भी रहा और बीजेपी के समय भी रहा और राष्ट्रपति शासन के भी समय रहा। जब मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं जो मेरी ओरिजिनल विचारधारा है, जो मैं छात्र जीवन में भी था, उस विचारधारा को देखते हुए मैंने जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत एक पार्टी है जो हमेशा राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के हित के बारे में और एक स्वस्थ भारत के लिए, एक बहुत समर्थ भारत के लिए सक्षम। पहले चरण के मतदान को लेकर अब चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है। अब अगले 48 घंटे सभी तरीके के प्रचार प्रसार पर बैन रहेगा। सभी स्टार प्रचारकों को बाहर जाना होगा प्रदेश से। पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव की सभी तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और बताया कि चुनाव की क्या तैयारी है। राजस्थान में पहले चरण के मतदान से पहले जो 48 घंटे का साइलेंट पीरियड है उसकी तैयारियां शुरू हो गई। मतदान दलों की फाइनल ट्रेनिंग और उनकी रवानगी का दौर जारी है। क्या तैयारियां सर? सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या एक्सरसाइज है? देखिए, रवानगी की तैयारियां जैसे जयपुर में हो रही हैं, जो डिस्पैच सेंटर्स हैं 3, वहाँ से डिस्पैच होंगे और 18 तारीख को सुबह सारे हमारे पोलिंग पार्टीज़ जो हैं और सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो पुलिस दल के साथ अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना होंगे फ़ेज़ 1 के ज़िलों के लिए। और उसके पहले जो तैयारियां हैं मुख्य तौर पर अपना अपना काम देखना और एक्स्ट्रा रिज़र्व, जैसे आज आपने जो ट्रेनिंग देखी ये बिल्कुल एक्स्ट्रा में भी एक्स्ट्रा है, हम लोग को प्रिकॉशनरी लेकर चलना पड़ता है। ये वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो जो कि नहीं भी अगर ज़रूरत है और ऐसे कुछ कोई बीमार हो जाता है कोई अन्य कारण से या एक्स्ट्रा देना पड़ता है कई बार स्टाफ आवश्यकता पड़ने पे, तो उनको भी ट्रेन किया जा रहा है। ये एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है बिकॉज वो जो मेन ट्रेनिंग है, द्वितीय ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, सेक्टर ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग खत्म हो, तो इस तरह से तो चुनाव को बस एक दिन रह गया और इसी कड़ी में झुंझुनू में भी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। एसपी राजश्री वर्मा पुलिस लाइन में चुनावी ड्यूटी में लगे पुलिस जवानों से रूबरू हुए और जवानों का हौसला बढ़ाया। वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस के जवानों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराया। ऐसा कोई जिसको नहीं। बिल्कुल, अभी पूरे जिले में हमने 169 मोबाइल पार्टीज का गठन किया है। करीब हर 10 पोलिंग स्टेशन के लिए एक मोबाइल पार्टी बनाई है। इनको आज सुबह ही मैंने पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की है इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, इनसे क्या अपेक्षित है। पुलिस ऑब्जर्वर मैडम भी साथ में वहाँ पर उपस्थित थी, उनकी उपस्थिति में सारी ब्रीफिंग की गई है और इनको अपने अपने क्षेत्र में रवाना कर दिया गया है। ये आज रामनवमी के हिसाब से भी कानून व्यवस्था की भी ड्यूटी करेंगे और फिर कल अपने अपने क्षेत्र में घूमेंगे, सारे जो इनके पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ की सुविधाएं चेक करेंगे और कहीं कुछ कमी पाई जाती है तो वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। रुख अब अजमेर का करेंगे, जहां लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मंगलवार शाम को वोट घूमर का आयोजन पटेल स्टेडियम में किया गया। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की स्वीप टीम के द्वारा यह आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न रंग रंगीले परिधानों में सुसज्जित महिलाओं ने घूमर गीतों पर ग्रुप डांस किया। इस डांस से मतदान करने का संदेश दिया गया।
2024 की तैयारियों के लिए आज स्वीप के अंतर्गत अजमेर नॉर्थ डीसी ने वोट घूमर का आयोजन किया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया और जो वोटिंग को प्रेरित करने के लिए अलग अलग गीत हमारे मतदाताओं ने बनाए हैं, उन्हीं सभी गीतों पर आज नृत्य हुआ। घूमर नृत्य से वोट के लिए आह्वान हुआ, लोगों को मोटिवेशन हुआ और बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि जो हमारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में वो बहुत एंथुसियास्टिक हैं, हाईली मोटिवेटेड है और उनको देखकर हमें प्रेरणा मिल रही है। वो सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें और हमारे अजमेर जिले को अग्रणी जिलों में लेकर के आए। इस मंच के द्वारा और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में एफआईआर दर्ज, नियम विरुद्ध मानव अंग प्रत्यारोपण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बताते चलें कि प्रकरण की गंभीरता और प्रभावी जांच के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। समुचित प्राधिकारी मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण की ओर से एफआईआर दर्ज की गई। जवाहर सर्किल थाने में यह एफआईआर जो है वह दर्ज कराई गई है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी से मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ गृहस्थी टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, एफआईआर दर्ज हुई है, जरा पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, पहले राजस्थान में फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला सामने आया था और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम में बांग्लादेशी युवक को पकड़ा गया था और ये बात सामने आई थी कि उसकी किडनी जो है वो जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में निकाली गई थी, जिसके बाद ये पूरी तरह से शक गहराया गया था कि कहीं ऑर्गन की खरीद फरोख्त तो नहीं हो रही या अवैध कारोबार तो नहीं हो रहा है। उसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार इस मामले की जांच क्यों नहीं की जा रही, इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं की जा रही। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है। जवाहरनगर थाने में ये एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है। अब ये पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस द्वारा जो है वो की जाएगी कि किस प्रकार का इसमें एनओसी ली जाती थी, किस प्रकार से ऑर्गन निकाले जाते थे, क्या इसमें ब्लड रिलेशन जांचा जाता था या नहीं जाता जाता, इसमें कौन कौन इसमें मिली भगत है, किस प्रकार से धोखाधड़ी होती थी। इन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये 15 दिन जो है वो हो चुके हैं। 1 अप्रैल को फर्जी एनओसी का राजस्थान में मामला सामने आया था और उसके कुछ ही दिन बाद हरियाणा में जो है वो पुलिस और वहाँ के सीएम विजिलेंस टीम ने जो है वो गुरुग्राम में कार्रवाई की थी और तब जाकर इस पूरे मामले का भंडाफोड़ जो है वो हुआ था। आप देखना होगा कि किस प्रकार की गिरफ्तारियां होती है, क्योंकि बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखना। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब वक्त है 5 मिनट में 50 खबरों का।